हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में समझा था VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और मैंने आपको बताया था कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाती है। हमने देखा था दो एटम जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में थे तो वहां पर ना तो अट्रैक्शन था ना ही रिपल्शन था, लेकिन जैसे जैसे ये एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं इनमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है और ये उस अट्रैक्शन के कारण और पास आते जाते हैं, और एक लिमिटेड डिस्टेंस में आने के बाद अट्रैक्शन और रिपल्शन हो जाता है बराबर। अब इससे और पास आएंगे तो क्या होगा बच्चों, रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा और एटम की स्टेबिलिटी कम होने लगेगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो वो जो पॉइंट था जहां पर जिस डिस्टेंस पर दो एटम के बीच की जिस डिस्टेंस पर क्या हो रहा था बच्चों, अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल हो रहे थे, वहीं पर उनका क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो चलिए VBT की थ्योरी समझने के बाद इसके एक दूसरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि जब ये एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल का कुछ पार्ट एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल का कुछ हिस्सा एक दूसरे में मिक्स हो जाता है जिसे कहते हैं बच्चों हम क्या, ओवरलैपिंग। यानी कि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ओवरलैपिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ध्यान से समझते चलिए। हेडिंग डालूंगा मैं क्या, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या होती है बच्चों, देखा जाए तो सिंपली मैंने आपको बताया कि जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है VBT के अकॉर्डिंग तो वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं और एक दूसरे में उनके कुछ पार्ट्स, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के कुछ पार्ट्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। देखिए जैसे ये मान लीजिए एक हाइड्रोजन का एटम था, ये दूसरा एटम था, ये दूर दूर थे, फिर जब ये नजदीक आए, जब बॉन्ड बना तो क्या होगा, इनका कुछ पार्ट एक दूसरे में मिक्स हो गया और इनके बीच में बन गया बॉन्ड। तो ये जो इंटरमिक्सिंग है या जिसे हम पेनिट्रेशन भी कहते हैं, यही क्या है बच्चों, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आप जानते होंगे, जैसे कि अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा, अगर जनरल में, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, है ना। कोई एक के ऊपर बैठ गया जाके, कोई किसी के ऊपर बैठ गया, ये सब देखने को मिलता है, दैट इज ओवरलैपिंग। तो यहां पर क्या होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल के कुछ पार्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओवरलैपिंग। तो चलिए समझते हैं हम ओवरलैपिंग क्या होती है, पहले से हम डिफाइन करते हैं। तो ओवरलैपिंग सिंपली मैं बोलूंगा द इंटरमिक्सिंग, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, पेनिट्रेशन, है ना, पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरमिक्स होते हैं, है ना। पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, द इंटरमिक्सिंग और पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर। तो देखिए क्या बोला मैंने, फिर से एक बार मैं इसे रीड करके आपको समझाता हूं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो इंटरमिक्सिंग है वही क्या है बच्चों, ओवरलैपिंग। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में मिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की एक खासियत होती है, देखिए जैसे F2 जो बनता है, इसमें F एटम होता है, F एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5 होता है ना। तो अब ये 2p5 अगर मैं बनाता हूं तो ये ऐसा बनता है 1 2 3 4 5 होता है। तो ये एक फ्लोरीन, दूसरे फ्लोरीन में भी ऐसे ही होगा बच्चों, क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, और इसका भी 2p5 ऐसा ही रहेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, हालांकि मैंने डायरेक्ट भर दिया, आप जानते हैं पहले सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग कराना है। तो अब देखिए ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ये कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल ये हो गया एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल और ये हो गया दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे बच्चों, इंटरमिक्स हो जाएंगे यहां पर, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अभी आगे हम देखेंगे कि इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं। पहले आप ये समझिए कि यहां पर जब ओवरलैपिंग हुई तो उस हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक ये था, तो होता क्या, देखिए ओवरलैपिंग के पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी इनका जो स्पिन है बच्चों वो कैसा हो जाता है, ऑपोजिट। एक रहेगी क्लॉकवाइज और दूसरी रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगला पॉइंट मैं यही बोलूंगा, ओवरलैपिंग occurs between two atomic orbitals having
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर ओवरलैपिंग होने के लिए क्या चाहिए, दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए जिनमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिनका स्पिन कैसा हो जाएगा, ऑपोजिट। पहले ऑपोजिट होना जरूरी नहीं, पहले तो सिमिलर, बाद में जब ओवरलैपिंग होगी तो इनका स्पिन ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते हैं। फिर एक और बात मैं यहां पर बताता हूं, ये तो है ही एक कंडीशन, लेकिन जरूरी नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ही यहां पर ओवरलैपिंग होगी। हो सकता है एक ऑर्बिटल हो जाए फुलफिल्ड और दूसरा ऑर्बिटल हो जाए वैकेंट। यानी मैं अगला पॉइंट ये लिखूंगा, ओवरलैपिंग कैन अकर बिटवीन व्हाट, फुलफिल्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स। यानी एक फुलफिल्ड हो और एक कैसा हो बच्चों, वैकेंट, तो भी ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है ना। विच इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, या जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से समझिए, डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, एक फुलफिल्ड है मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा खाली है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन उससे शेयर करता है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग वहां पर होगी। यानी ओवरलैपिंग जनरली ज्यादातर केस में दो ऐसे ऑर्बिटल के बीच में होगी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल सकती है जहां पर एक के पास फुलफिल्ड यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा वैकेंट है, तो उस समय कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, डेटिव यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये ओवरलैपिंग क्या होती है ये हमने समझा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग एक्चुअल में कैसे दिखती है, वहां पर कितने टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है वो समझते हैं, इसे आप नोट करिए। तो देखिए, हो गया। तो चलिए अब हम समझते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कि आखिर ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है और एक्चुअल में कैसे ओवरलैपिंग होती है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो यहां पर मेनली 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। अब अगर आपको टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पता करना है तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बारे में, ठीक है ना, कि आखिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है। तो जिस एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होने वाली है, ठीक है ना, द एक्सिस अलोंग विच ओवरलैपिंग अकर्स इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जैसे मैं प्यार से INA बुलाता हूं। यानी ऐसी एक्सिस जिसके अलोंग क्या होती है बच्चों, ओवरलैपिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। फिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बारे में एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको कोई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दी हुई है तो ठीक, अदरवाइज हम Z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेकर के चलते हैं। क्या बोलूंगा, इफ देयर इज नो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस then Z axis will be, or INA will be इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस गिवन नहीं है या नहीं है, वहां पता नहीं है हमें कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो हम Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसका क्या काम है अभी बस मैं आपको बताने ही वाला हूं। उसके लिए आगे हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को। तो देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग मेनली होती है 2 टाइप की। फर्स्ट होती है क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है, जब ओवरलैपिंग अलोंग द INA यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी तो वो हमारी क्या होगी, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो अभी डेफिनेशन वगैरह मैं बता रहा हूं, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत आसान है, बस देखते चलो आप। क्या है, मैं बोल रहा हूं कि व्हेन द ओवरलैपिंग अकर्स along the internuclear axis INA,
देन इट इज कॉल्ड एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इसके बारे में मैं एक बात और आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, जब जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्या होता है बस मैं आपको बताने वाला हूं, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि जब जब क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं इसे हम। पहले टाइप की जो ओवरलैपिंग है हमारी, दैट इज एस एस ओवरलैपिंग। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो एस रहेगा, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी एस रहेगा और उनके कुछ पार्ट एक दूसरे में मिक्स होंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि s ऑर्बिटल। तो देखिए ये 1s1 है मान लीजिए एक हाइड्रोजन का, और इसमें न्यूक्लियस होगा आप जानते हैं। और साथ ही साथ एक बात आपको पता होगी, s जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी इसमें प्लस और माइनस नहीं होते, हर जगह यहाँ पर प्लस ही होता है, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है ना। फिर ये क्या करेगा, दूसरे s ऑर्बिटल से मिक्सिंग करने वाला है। तो ये है दूसरा s ऑर्बिटल जिसका न्यूक्लियस होगा और इसमें भी हर तरफ प्लस ही प्लस होगा, यानी इसमें देखिए डायरेक्शन की कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी साइड से ओवरलैपिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इन्हें देखिए, अब इसमें तो एक्सिस का भी कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आएंगे और इनके कुछ पार्ट एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ये होगा मेरा पहला s ऑर्बिटल और दूसरा s ऑर्बिटल इसके साथ इस तरह से इंटरमिक्सिंग कर लेगा। अब आप लोग गोले बराबर बना लेना, ठीक है ना। ये जो इंटरमिक्सिंग होगी इससे यहां पर बच्चों एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड। ये जो एक्चुअल में ओवर मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग होती है उससे जो बॉन्ड बनता है वो क्या है हमारा, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर होता क्या है, कुछ और बातें मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जब दो s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दूसरा s ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो होता क्या है, जो अब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस एरिया में मैक्सिमम होती। ये जो एरिया है जहां पर इंटरमिक्सिंग हो रही है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो इसका शेप थोड़ा सा बदल जाता है। शेप कैसा हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए दो s ऑर्बिटल होने हैं तो इसके लिए कुछ इस तरह का शेप इसका हो जाता है, ठीक है ना, जिसमें ये प्रॉपर हम बना लेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक बार फिर से बना देता हूं मैं, देखिए इसमें क्या होगा, ये जो इंटरमिक्सिंग वाला एरिया है ये हो गया, यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी अब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी इस जगह में जहां पर इंटरमिक्सिंग हो रही है यहां पर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि शेयरिंग तो यही हुई है ना। तो इस जगह में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बाकी का जो ये स्पेस है यहां पर डेंसिटी कम है, इसलिए ये हमने थोड़ा छोटा बना दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए SS ओवरलैपिंग जो होती है उसका रिजल्ट ये होता है, यानी SS ओवरलैपिंग के बाद ऑर्बिटल्स का शेप इस तरह का हो जाता है। इसे क्या कहेंगे बच्चों हम, SS ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो ये एक मैंने बताया आपको SS ओवरलैपिंग, और ये जो बॉन्ड बना था ये कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट ओवरलैपिंग पर आते हैं हम, जिसका नाम है बच्चों क्या, SP ओवरलैपिंग। पहले बोर्ड को हम करते हैं साफ और फिर समझते हैं हम SP ओवरलैपिंग क्या होगी। वैसे तो नाम से ही पूरी कहानी समझ में आती है, SP ओवरलैपिंग। अभी हम एक्सियल ओवरलैपिंग ही समझ रहे हैं, फिर सेकेंड पार्ट पर आएंगे हम, ओवरलैपिंग। तो देखिए अब इसमें है बहुत सारा लोचा। कैसा, S तो था हमारा नॉन डायरेक्शनल, उसमें सब जगह प्लस ही प्लस था, लेकिन P तो होता है डायरेक्शनल, एक जगह प्लस होता है दूसरी जगह माइनस, डंबल शेप में होता है। तो ये था बच्चों हमारा एक S ऑर्बिटल, और दूसरा था जो इससे ओवरलैपिंग करने वाला था वो कौन सा था, हमारा P ऑर्बिटल। ये था P ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब इनके बीच में देखिए S में तो भैया हर साइड क्या होता है, प्लस ही प्लस, लेकिन P में एक जगह होता है प्लस और एक जगह होता है माइनस। तो यानी इसमें ओवरलैपिंग दो टाइप की हो सकती है, एक्चुअल में तीन टाइप की हो सकती है। देखिए एक होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग फर्स्ट,
सेकंड नेगेटिव ओवरलैपिंग, और थर्ड होगी बच्चों क्या, जीरो ओवरलैपिंग। थर्ड होती है इसमें क्या, जीरो ओवरलैपिंग। तो एक एक करके इसे अब हम समझते हैं कि कब हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं और उससे क्या बनता है, कब नेगेटिव ओवरलैपिंग और कब जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। जब s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है मतलब सीधी सी बात है कि ये हर तरफ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, इसमें तो डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होती। फिर ये हो गया s ऑर्बिटल। अब जो इससे दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने वाला है वो p ऑर्बिटल रहेगा, और जब इनके प्लस प्लस, तो देखिए s में हम प्लस लेते हैं, जरूरी नहीं या तो प्लस प्लस ही लो या माइनस माइनस ही लो। एक दूसरा ऐसा भी बना सकता था मैं कि माइनस माइनस ही ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग जब शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ते हैं वहां पर मैंने आपको बता रखा है। तो क्या होगा, जब p ऑर्बिटल का प्लस s के प्लस से या p ऑर्बिटल का माइनस s के माइनस से ओवरलैपिंग करेगा तो इसे कहते हैं बच्चों क्या, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इन पॉजिटिव ओवरलैपिंग प्लस प्लस ऑफ s एंड p ऑर्बिटल और माइनस माइनस ऑफ s एंड p ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद ईच अदर। ये हो गया हमारा p। आया समझ में? तो अब इससे होगा क्या बच्चों, देखिए इससे होगा कुछ ऐसा, ये था हमारा s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आके इससे कर रहा है क्या, ओवरलैपिंग, ठीक है ना, इस पर ओवरलैप हो रहा है। तो ये बन गया कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। आ रही बात समझ में? इसका न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, आप जानते हैं ये सब कहानी। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है। तो इसके अलावा दूसरा एक और बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, वो कब बनता है हम आगे देखने वाले हैं। अभी देखिए सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस एरिया में कभी भी जिस पार्ट में ओवरलैपिंग हुई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां बढ़ जाती है, क्योंकि वहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इससे थोड़ा सा ओवरलैपिंग के बाद क्या होता है बच्चों, शेप कुछ चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है चलिए देखते हैं। कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलता है। इसमें एक तो न्यूक्लियस है s का, वो यहाँ है मान लीजिए, बाकी का ये हिस्सा ओवरलैपिंग में जो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, बाकी का ये p का छोटा सा हिस्सा बना दिया हमने। इसका मतलब समझिए आप, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है ये इतना सारा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, शेप चेंज हो गया ऑर्बिटल का, और बाकी का s जो है वो ये है मान लीजिए, और p जो बचा हुआ है ये वो ये है। तो बाकी के हिस्से में जहां मैंने अंडरलाइन नहीं किया हूं, ये जो बनाया हूं मैंने, इस हिस्से में क्या है, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। क्या है बच्चों, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में होगी, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में होगी। बाकी का जो एरिया है यहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। आ रही बात समझ में? तो ये होता है बच्चों sp ओवरलैपिंग, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और इसमें जो ऑर्बिटल बनते हैं इसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए अभी तो बॉन्डिंग ही काम पढ़ने हैं, लेकिन आगे चल के जब हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, इनका बड़ा रोल होता है। तो अभी से ही आपका बेस में तैयार कर रहा हूं ताकि आपको पता चले बॉन्डिंग कब बनता है, एंटी बॉन्डिंग कब बनता है और नॉन बॉन्डिंग। तो ये फर्स्ट था पॉजिटिव ओवरलैपिंग बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल, जब s का प्लस p के प्लस से या s का माइनस p के माइनस से ओवरलैपिंग करता है तो इसे हम sp ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें शेप चेंज होकर के कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस अंडरलाइन एरिया में होती है। क्लियर है? चलिए अब इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल है वो भी हम देखते हैं। देखिए नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब s ऑर्बिटल है मेरे पास, s में तो प्लस ही प्लस होता है। अब देखो एक बात मैंने बताया था, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग हम इसे कह क्यों रहे हैं, तो देखो इनका INA के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। ये हो गई क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसी के ऊपर ये हो गई आपकी क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। अब ये हो गया s ऑर्बिटल जिसमें हर तरफ प्लस ही प्लस है, और दूसरा हो गया क्या बच्चों, दूसरा हो गया हमारा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जैसा कि आप जानते हैं उसमें तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, डायरेक्शनल होता है p ऑर्बिटल। तो अब आप समझ चुके होंगे s का प्लस p के माइनस से या s का माइनस p के प्लस से, ऐसा भी पॉसिबल है, s में प्लस ही प्लस होता है या माइनस ही माइनस। तो s का प्लस p के माइनस से या s का माइनस p के प्लस से जब ओवरलैपिंग करेगा तो उसे कहते हैं बच्चों हम क्या, नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे इसे हम, नेगेटिव ओवरलैपिंग। और sp नेगेटिव ओवरलैपिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। क्लियर है? कौन से ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, जिसे हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों,
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जब sp पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, sp नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। आती बात समझ में? चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं जीरो ओवरलैपिंग का क्या फंडा है। तो चलिए, हो गया होगा, आप लोगों ने ये बना लिया होगा। अब हम इसकी जीरो ओवरलैपिंग को और समझ लेते हैं। तो जीरो ओवरलैपिंग का खेल कुछ ऐसा है कि एस तो रहता है, हम जानते हैं स्फेरिकल। अब P अगर कौन सा हो जाए, ये हमने लिए थे P कैसा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा था, मतलब P कौन सा लिए थे हमने, जो INA यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग था। अब हम लेते हैं जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया हमारा P ऑर्बिटल, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ध्यान से देखते चलिए, अगर ये दोनों ओवरलैपिंग करें, ये एक दूसरे में मिक्स हो तो क्या होगा, ये हो गई हमारी क्या INA इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो क्या होगा बच्चों, ये रहेगा S ऑर्बिटल और इसमें क्या होगा, P का कुछ हिस्सा इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा ऊपर और कुछ हिस्सा करेगा नीचे। थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉपर करता हूं इसको। देखिए S तो अपनी जगह में जैसा था स्फेरिकल वैसे ही है, और P की रही बात तो P का कुछ हिस्सा ऊपर ओवरलैप करेगा और कुछ हिस्सा नीचे। तो देखो P ऊपर प्लस था नीचे माइनस। अब P का पॉजिटिव पार्ट S से जो ओवरलैपिंग करता है इसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहेंगे हम, ठीक है ना, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और नीचे वाला पार्ट या नेगेटिव पार्ट जो ओवरलैपिंग करेगा, ये जो हिस्सा ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ये वाला, तो जो ओवरलैपिंग करेगा इससे कहेंगे हम नेगेटिव ओवरलैपिंग। आ रही बात समझ में? तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग जितनी होती है इसमें उतनी ही क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव ओवरलैपिंग। जितनी पॉजिटिव होती है, ये है हमारी क्या INA, जितनी ऊपर हुई पॉजिटिव उतनी ही हो गई नेगेटिव। तो इसे हम कहते क्या है, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग। आती बात समझ में बच्चों? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आप बने रहिए, कहीं भागिएगा मत। चलिए अब देखिए होता क्या है, जीरो ओवरलैपिंग होती है तो इससे बनते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बनते हैं? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आप लोगों को आगे जब हम लोग MOT पढ़ेंगे वहां पर क्लियर करूंगा। अभी तो आप ध्यान रखिए कि किस तरह की ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म होता है। SP में हमने देखा अगर पॉजिटिव होती है यानी S का प्लस और P का प्लस, या S का माइनस और P का माइनस ओवरलैप करते हैं तो बनता है क्या बच्चों, यहां पर बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स बनते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अगर ये ओवरलैपिंग होती है नेगेटिव तो बनते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्या बनते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और अगर ओवरलैपिंग होती है जीरो तो यहां बनते हैं क्या, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यानी नॉन बॉन्डिंग आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, एक्चुअल में ये कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। क्यों? जितना प्लस हुई उतनी माइनस हो गई, तो कुछ काम की हुई क्या? कुछ नहीं हुई। तो इसके बारे में लेकिन हम MOT में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसे भी नोट करिए। फिर मैं आप लोगों को अगली ओवरलैपिंग से इंट्रोड्यूस करता हूं। तो चलिए, ये हमने समझा एक्सियल ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग और SP ओवरलैपिंग। एक चीज कॉमन थी, SS ओवरलैपिंग हो चाहे SP ओवरलैपिंग, यानी दोनों टाइप की एक्सियल ओवरलैपिंग में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जिसका नाम है साइडवेज ओवरलैपिंग, या इसे हम कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, या इसे हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है ना। क्या होती है ये, चलिए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, अभी हमने देखा था SS हो तो भी INA के अलोंग यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग हो रही थी, और SP में भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा, दो p ऑर्बिटल होंगे जो पैरेलल एक्सिस में होंगे, या दो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी INA के परपेंडिकुलर, अलोंग द INA नहीं, INA के परपेंडिकुलर। देखेंगे कैसे, पहले डिफाइन करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, this type of overlapping, two orbitals, two atomic orbitals overlap with their parallel axis, यानी कि उनकी पैरेलल एक्सिस के साथ वो ओवरलैपिंग करेंगे, या और विद देयर
एक्सिस परपेंडिकुलर टू INA के परपेंडिकुलर उनकी एक्सेस होंगी और ओवरलैपिंग होगी, तो इसे हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो चलिए इसमें एक बात और मैं बता दूं, जब जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, जब एक्सियल होगी तो सिग्मा बॉन्ड, और जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी या पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, इन दिस या इन साइडवेज ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बच्चों, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्लियर है? तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। एग्जांपल से बात को हम समझेंगे। देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये मेरा एक p ऑर्बिटल है और दूसरा एक और p ऑर्बिटल और है। आ रही बात समझ में? अब क्या होता है, ये हो गई मेरी INA। तो आप देख सकते हैं INA जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या ये जो ऑर्बिटल के एक्सिस हैं एक दूसरे के पैरेलल है। तो या तो हम बोल सकते हैं पैरेलल एक्सिस वाले ऑर्बिटल होने चाहिए, या ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए जिनकी एक्सिस INA के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, बात एक ही होगी। तो अब इसमें ओवरलैपिंग होगी, यानी कि ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे। एक्चुअल में अभी मैं बताऊंगा आपको आगे कुछ और बात। इसमें इस तरह से ये एक दूसरे से मिक्स होंगे, ओवरलैपिंग होगी और क्या बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड। देखिए ये देखने सुनने में अच्छा लगता है कि यार पाई बॉन्ड क्या, बस ऐसे पास आए, ऊपर का ऊपर ओवरलैपिंग, नीचे का नीचे ओवरलैपिंग, ठीक है ना, बड़ा आसान लगता है। ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, लेकिन एक्चुअल में ये इतने पास आ ही नहीं पाते हैं। कैसे, अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू वो बात एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम आगे की कहानी समझें। अगर इसे हम प्रॉपर तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन करना चाहें तो थोड़ा सा एक 3D डायग्राम मुझे बनाना होगा। देखिए ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर ओवरलैपिंग हुई, जहां ओवरलैपिंग होती वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात बच्चों? नीचे भी यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां नहीं होगी, ये बात भी दिमाग में आनी चाहिए। देखिए ये 3D में है, एक्चुअल में आप लोग 2D मत समझ लेना, है ना। 3D में कैसा है, दो, एक इस तरह से ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब ये जो प्लेन है बीच वाला, कौन सा प्लेन, देखिए 3D में है, थोड़ा सा तकलीफ होगी समझने में, लेकिन हम कोशिश करते हैं। ये जो प्लेन है जिसके अलोंग ये ऊपर की तरफ, ये देखिए ये प्लेन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन इस प्लेन में, ये जिस प्लेन में ये दोनों न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों, ठीक है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नोडल प्लेन। क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। और ऊपर और नीचे क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो भाई, आ रही थी बात नहीं समझ में? अब इस तरह से एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, चलिए वो भी थोड़ा सा मैं फील दिलाता हूं आपको। पहले इसे करता हूं साफ। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ O2। देखिए ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p2, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, सॉरी 2p4, ठीक है ना। दूसरा ऑक्सीजन में भी यही होगा, दूसरा ऑक्सीजन है उसमें भी सेम होगा। 2p4 ये जो है कैसा रहता है आपको पता है, कैसा रहता है, 1 2 3 4। ये एक ऑक्सीजन में ये दोनों ऑर्बिटल py और pz ये क्या हो चुके हैं, यहां पर अनपेयर्ड है, ठीक है ना। ये है एक ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसमें भी क्या होगा कि 1 2 3 4, इसमें भी py और pz कैसे होंगे बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होंगे। अब जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं तो इनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग। पहले py की ओवरलैपिंग होगी, तो देखिए एक ऑक्सीजन का py और pz, एक ऑक्सीजन का ये py है, क्या है बच्चों ये py, और उसी ऑक्सीजन का ये क्या बना दिया मैंने, pz। समझ में आ रही बात? अब ये दूसरे ऑक्सीजन का py होगा और ये होगा दूसरे ऑक्सीजन का pz। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई ये तो कौन सी हुई, एक्सियल, या जैसे हम हेड ऑन कहते हैं, ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। अब देखिए पाई जो बन रहा है ये pz के बीच में, यानी कि एक्चुअल में यहां तो कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है भाई साहब। एक्चुअल में इनके पार्ट तो मिक्स हो ही नहीं रहे हैं, और जब इनके पार्ट मिक्स नहीं हो रहे हैं, बस चल क्या रहा है, दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया है ना, ये इसे और ये इसे दूर से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे इनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन रहा है, और जो कि कौन सा है, पाई बॉन्ड।
आता समझ में? तो ये पाई बॉन्ड बनता है और ये सिग्मा बॉन्ड। जब हम O2 बनाते हैं ना तो ऐसा बनाते हैं हम, एक बॉन्ड पाई रहता है और एक बॉन्ड सिग्मा रहता है। तो इससे आपको एक दो बातें समझ में आएंगी। पहली बात, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। क्यों? इसमें ओवरलैपिंग रियल में हो रही, पार्ट्स रियल में मिक्स हो रहे हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। इसमें तो भैया बस दूर से ही एक वीक अट्रैक्शन है, ऐसा अट्रैक्शन तो होते ही रहता है, हर दिन होता है। तो बस ये बॉन्ड कैसा रहने वाला है? वीक रहने वाला है ये बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सिग्मा बॉन्ड अकेला कभी भी बन जाता है, पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले एक सिग्मा बन चुका है। बिना सिग्मा के पाई का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सिग्मा अकेला बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बन सकता है। तो ये हमने समझा ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी लेटरल ओवरलैपिंग। इसे भी नोट करिए। फिर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं, डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है। चलिए बच्चों, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह की ओवरलैपिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की। आखिर क्या होगा अगर डी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान से समझिए, बहुत काम की बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना? फिर इसमें से ये जो शुरू के 3 हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनको हम कहते हैं बच्चों T2G ऑर्बिटल। और जबकि ये जो 2 हैं इन्हें हम कहते हैं क्या है? EG ऑर्बिटल। तो देखिए, इसमें ओवरलैपिंग को समझने के लिए T2G यानी डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनको मैं एक साथ समझाऊंगा। फिर हम रिजल्ट एक के लिए समझ लेंगे, बाकी के लिए रिजल्ट हम कंक्लूड कर लेंगे, जबकि इनके लिए हमें अलग अलग इसे समझना होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं हम किसके लिए, फॉर T2G ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स, तो T2G ऑर्बिटल्स के लिए भी केस 2 बन सकते हैं। केस 1, देखिए यहां पर ओवरलैपिंग 2 तरह से पॉसिबल है। पहला हो सकता है INA जो है वो ऑर्बिटल्स के एक्सिस के अलोंग हो या ऑर्बिटल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। कैसे? डायग्राम में अभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, केस 1 है इफ INA इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स कौन से? 3, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स के लिए है ना। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे पहले डी एक्स वाई ऑर्बिटल मेरे पास एक ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। थोड़ा सा यहाँ पर 3D डायग्राम बनेगा, इसलिए आप लोगों को भावनाओं से ज़्यादा काम चलाना पड़ेगा। सही बनाया नहीं है, थोड़ा सा इसको हम सुधारते हैं। जब काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से करते हैं ना। तो ये बना क्या हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। फिर दूसरा डी एक्स वाई ऑर्बिटल भी होगा, दूसरा डी एक्स वाई ऑर्बिटल भी होगा। देखिए ये 3D में है, मतलब ये प्लेन में है इस तरह से, है ना। ये होगा, ये भी प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखिए इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी। ये हो गई मेरी INA। INA क्या हो गई, डी ऑर्बिटल के प्लेन के परपेंडिकुलर लिखते हैं। एक्सिस के बजाय क्या लिखते हैं बच्चों हम, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ डी ऑर्बिटल। प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी INA हमारी कौन सी यहाँ Z। अगर डी वाई जेड होता तो INA होती X, डी जेड एक्स होता तो INA होती Y। समझे इतनी बात? चलिए अब इसमें क्या होता है, ये प्लस और इस प्लस के बीच में ओवरलैपिंग होगी, माइनस और माइनस के बीच में। यहाँ पर भी माइनस माइनस और प्लस प्लस के बीच में। ये थोड़ा सा 3D है, आप लोग समझने की कोशिश करिए इस बात को। 3D में ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी। ये दोनों नहीं मिलेंगे, मतलब समझिए डायग्राम थोड़ा सा बनाना मेरे लिए भी मुश्किल में है। तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, एक्चुअल में ये पार्ट इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है ना। ये DXY है, ये DXY है, इस तरह से ओवरलैप करेंगे। और कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, यहाँ पर एक नए तरह का बॉन्ड बनता है जिसे हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जब DXY, DYZ और DZX ये ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि T2G ऑर्बिटल्स हैं, और INA जो है ऑर्बिटल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर है? चलिए तो यहां मैं रिजल्ट लिखते चलता हूं। अगर DXY है, DYZ है और DZX है, ठीक है ना। अगर मेरी INA क्या होती मेरी, अगर ये होती है Z एक्सिस, ठीक है ना। DXY के लिए अगर INA होती Z एक्सिस तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। अगर DYZ के लिए X एक्सिस है INA तो भी डेल्टा बॉन्ड, और अगर Y एक्सिस है INA किसके लिए, DZX के लिए, तो भी कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी डी ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं एक नए तरह का बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, या इसको एक और तरीके से, ये डायग्राम आपने बना ही लिया होगा, एक और तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ये है मान लीजिए हमारा XY प्लेन, ठीक है ना।
दूसरा आएगा यहां से। अब वो क्या है, थोड़ा सा डायग्राम देखने में ऐसा लगता है INA मतलब क्या ले रहे हैं हम, ऐसा ये हवा में है, समझिए ये XY प्लेन है, ये दूसरा XY प्लेन है, ये इस तरह से आ रहे हैं, तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होगी इसमें डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो चलिए इसे तो हम जाने देते हैं, आप समझ गए होंगे भावनाओं को। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड है ना, कि कब कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये हमारा कंक्लूजन है। अब दूसरा केस है, केस 2 करते हैं हम। इफ INA इज पैरेलल टू द या अलोंग टू द एक्सिस ऑफ d ऑर्बिटल्स, अलोंग टू द एक्सिस ऑफ d ऑर्बिटल्स, तो क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं हम। ये है हमारा dxy, ठीक है ना, ये हो गया dxy प्लस प्लस माइनस माइनस, ये है बच्चों dxy, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और दूसरा भी dxy है, ये भी dxy हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं कि जो INA है वो एक्सिस के अलोंग हो जाए, मान d ऑर्बिटल की एक्सिस के अलोंग हो जाए, तो अब क्या होगा, ये नजदीक आएंगे और इनके बीच में बच्चों दूर से ही एक अट्रैक्शन काम करेगा, जिससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। देखिए ये बहुत डेप्थ में हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में आनी चाहिए बात है। क्या होगा जब ये दूर से ही अट्रैक्शन करेंगे, अगर INA हो गई मेरी कौन सी, जो ऑर्बिटल की एक्सिस है, जैसे dxy के लिए अगर INA है x या y तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, अगर dyz के लिए INA है y एक्सिस या z एक्सिस तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और dzx के लिए z या कौन सी x एक्सिस है INA तो भी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी जो T2G है ये पाई बॉन्ड बनाते हैं और डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, ये कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे। क्या T2G ऑर्बिटल्स, T2G d ऑर्बिटल्स डू नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये कभी भी बच्चों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, या तो ये डेल्टा करते हैं या तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर dxy में INA हो गई z एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस हो गई तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर x या y एक्सिस है तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से इनमें होगा, ठीक है ना। तो ये हमने T2G के लिए कवर किया। अब हम आते हैं EG में मैं dx स्क्वायर y स्क्वायर के लिए अलग बताऊंगा और dz स्क्वायर के लिए अलग बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे यहां पर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के लिए ओवरलैपिंग होगी। देखिए फॉर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है बच्चों, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के केस में जो ऑर्बिटल्स यानी लोब्स जो होते हैं वो किसके, एक्सिस के ऊपर होते हैं, अबव द एक्सिस है ना, तो क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है। अब क्या होगा, दूसरा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, वो भी इसी तरह से होगा। तो इसमें एक संभावना तो खत्म होती है कि यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, क्यों, ये करीब भी आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ये पाई बनाएंगे, आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत दूर दूर होते हैं तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं ना। तो यहाँ पर या तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा या डेल्टा, अब वो भी डिपेंड करेगा INA पर। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के केस में अगर INA हुई मेरी क्या, अगर INA हो गई z एक्सिस, ठीक है ना, z एक्सिस INA है, मतलब समझना ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, दूसरा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, और z एक्सिस के अलोंग इनमें ओवरलैपिंग हुई, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, डेल्टा, ठीक है ना। और अगर INA हो गई मेरी x एक्सिस या y एक्सिस, जैसे यही हो गई, तो कौन सा यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, क्लियर है। चलिए, यानी पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं, dxy, dyz और dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। बहुत अच्छे से याद करते चलिए इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसको dz स्क्वायर के लिए, है ना। dz स्क्वायर सबसे आसान है इसका ओवरलैपिंग। तो dz स्क्वायर में आप जानते हैं इसका शेप कैसा होता है, ये होती है इसमें क्या, एक z एक्सिस जिसके अलोंग क्या होता है बच्चों, इस तरह का डंबल शेप होता है और एक डोनट होता है, ठीक है ना। ये डोनट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के होने की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है, और जबकि इन लोब्स के अलोंग कितनी होती है, 2/3। ये आप जानते हैं, ये dz स्क्वायर। अब एक दूसरा dz स्क्वायर यहाँ नीचे है, ठीक है ना, ये दूसरा dz स्क्वायर है। अब ये क्या कर रहे हैं, z एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यानी कि ये है एक dz स्क्वायर और ये होगा दूसरा dz स्क्वायर। यानी INA अगर z एक्सिस ही होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी dz स्क्वायर ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं सिग्मा बॉन्ड।
यानी ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ना तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा ना तो डेल्टा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि लोब जो है एक्सिस के अलोंग ही लाई कर रहा है। तो चलिए अब इससे कुछ कंक्लूजन निकल करके आता है, वो कंक्लूजन हम समझते हैं कि पाई बॉन्ड कौन कौन बनाएगा। पाई बॉन्ड बनाएगा dxy, dyz और dzx। देखिए आपको इतनी कहानी मैंने समझाया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन इतना जो कंक्लूजन ये जो लास्ट में मैं लिख रहा हूं आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड जब बनाएंगे तो dxy बनाएगा, dyz और dzx। फिर इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड एक तो बनाता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है ना। और डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड कौन बनाएगा बच्चों, एक तो बनाएगा ये dxy, dyz और dzx। ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z हो गई dxy के लिए तो डेल्टा बनेगा, लेकिन x या y हो गई तो पाई बनेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या बना सकता है, डेल्टा बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से ये जो कंक्लूजन हमने यहां पर बनाया है इसका, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ताकि जब मैं अगले वीडियो में पी पाई डी पाई को कंपेयर करने जाऊंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है ना बच्चों, आज के लिए इतना काफी था। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।